हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और हम पढ़ रहे थे फिजिक्स की नोट्स। जो आपकी पैड बैच की नोट्स होती है, वही पैड बैच की नोट्स यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। जो आप पैसे दे करके किसी बड़ी कोचिंग में 4,000 5,000 रुपये दे करके आप जीएस पढ़ते हैं, उसी का पूरा सारा कंटेंट आपका डिक्टो क्वेश्चन आपके यहीं एग्जाम से आपके सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपको फ्री में अगर पढ़ना हो तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे मत आप सब्सक्राइब करिए, पहले आप पढ़िए, इसके कंटेंट को आप देखिए। अगर आपको ये लग रहा हो कि सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन या एग्जाम में आएंगे, तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारे पिछले वीडियो में हम वायुमंडल तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब को हम किससे मात्रक है, इसका मात्रक क्या है या इसको मापते किससे हैं? तो वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं हम? वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। अब बैरोमीटर का पॉइंट अचानक नीचे गिर जाना, तो जब अचानक नीचे गिरता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब आंधी तूफान आना होता है। क्या होता है? आंधी तूफान। अचानक एकाएक, तो ये समझ लीजिए कि एकाएक क्या चीज़ होती है? तो एकाएक आंधी तूफान। जैसे आप रात को सो रहे हो तो एकाएक आंधी तूफान आने लगता है, नहीं? तो आप इससे आप रिलेट कर लीजिए कि एकाएक क्या आता है? एकाएक आंधी तूफान आता है। और बैरोमीटर का पॉइंट धीरे धीरे नीचे आना। एक तो एकाएक अचानक नीचे आना, एक धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे बारिश होती है। क्या होती है? वो एक गाना है, नहीं? थम के बरस, ओ जरा थम के बरस। तो धीरे धीरे क्या होती है? धीरे धीरे बारिश होती है, थम थम के बरसता है। तो इससे आप रिलेट कर लेंगे। बैरोमीटर का पॉइंट ऊपर जाना। ऊपर जाने का मतलब क्या है? जब आप ऊपर जाते हैं तो जितना ऊपर आप जाएंगे उतना क्या हो जाएगा? मौसम साफ रहेगा। क्या रहेगा? मौसम साफ रहेगा। आप जिंदगी में भी जितना ऊपर जाएंगे उतना दंड फंदी चीज़ों से आप बचे रहेंगे। तो इससे आप बैरोमीटर का पॉइंट ऊपर जाना, इसका मतलब मौसम साफ होना। आगे क्या है? आगे पॉइंट है वायुमंड पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्या होता है? पहाड़ों पर आप जितना ऊपर जाएंगे उतना वायुमंडलीय दाब आपका कम होगा, और जितना आप नीचे आएंगे उतना वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होगा। तो पहाड़ों पर इसीलिए पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। समुद्र में व गहराई में वायुमंडलीय दाब क्या होता है? ज़्यादा होता है। आगे अगला पॉइंट है ऊंचाई पर जाने पर क्वथनांक कम हो जाता है। क्वथनांक मतलब बीपी। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स जो होता है, आप ऊंचाई पर जाएंगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट्स आपका कम होगा। इसीलिए पहाड़ों पर खाना देर पर पकता है। कैसे पकता है? देर पर पकता है। 100 डिग्री सेल्सियस से 68 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। जैसे अगर नीचे 100 डिग्री सेल्सियस पर खाना पकेगा तो ऊपर जो है वो 68 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। वहाँ का तापमान, इतने बॉइलिंग पॉइंट्स पर वो खाना बनता है, इसलिए वहाँ पर देर लगती है खाना बनने में। सामान्य गोताखोर समुद्र में अधिकतम 60 मीटर गहराई तक ही जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं? सिर्फ 60 मीटर गहराई तक जा सकते हैं। और वो उस पॉइंट तक जा सकते हैं जहाँ तक प्रकाश जाता है। जहाँ तक प्रकाश जा सकता है वहाँ पे गोताखोर वहीं तक जा सकते हैं, उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। समुद्र में अधिक गहराई पर जाने पर दाब अधिक और बीपी कम हो जाता है। अगर आप समुद्र के अंदर अधिक गहराई पर जाएंगे तो आपका दाब अधिक लगेगा और बीपी आपका कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट से आपका कम हो जाता है। इससे गोताखोरों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इससे इससे गोताखोरों की क्या हो जाती है? इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे क्या है? अब देखिए, कुछ मात्रक हैं आपके, आप उसको कैसे मापते हैं, ठीक है? तो इसको आपको याद करना होगा। जल का घनत्व तो हम किससे मापते हैं? तो जल के घनत्व को हम मापते हैं हाइग्रोमीटर से। किससे मापते हैं? जल के घनत्व को हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। जल में उगने वाले पौधों को हम किससे मापते हैं? हाइड्रोफाइटा से मापते हैं। नीचे हम आपको कुछ रूट वर्ड करवाएंगे कि अगर उस रूट वर्ड का वो रूट वर्ड अगर किसी शब्द के पहले हो तो आपको आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं हाइड्रो, देखिए हाइड्रोमीटर है यहाँ पे, और हाइड्रोफाइटा है। मतलब हाइड्रो जो है ये आपका रूट वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? जल होता है।
इसी प्रकार आपको कुछ रूट वर्ड करवा जाएंगे जिससे आप पकड़ लेंगे कि वो किससे रिलेटेड हो सकता है। जिसमें हाइग्रोमीटर है तो ये जल से रिलेटेड है, और हाइड्रोफाइटा है तो ये भी जल से देखिए रिलेटेड है। तो हाइड्रो का मतलब ही होता है, क्या होता है हाइड्रो का मतलब जल होता है। तो हाइड्रोमीटर जल का घनत्व मापता है, और हाइड्रोफाइटा मतलब जल में उगने वाले पौधे। दूध का घनत्व हम किससे मापते हैं, तो दूध के घनत्व को हम लैक्टोमीटर से मापते हैं। दूध को दही में जमन बदलने वाला बैक्टीरिया उसको कौन बदलता है, तो आपका लैक्टोबैसिलस बदलता है। कौन बदलता है, लैक्टोबैसिलस। दूध में पाया जाने वाला एसिड कौन सा होता है, तो एसिड जो होता है लैक्टिक एसिड होता है। दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है, तो दूध में शर्करा आपकी लैक्टोज पाई जाती है। अब ये चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे दूध का घनत्व किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं। दूध को दही में बदलने का बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो लैक्टोबैसिलस होता है। दूध में पाया जाने वाला एसिड कौन सा होता है, तो दूध में पाया जाने वाला एसिड लैक्टिक एसिड होता है। और दूध में शर्करा जो पाई जाती है उसे हम लैक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं। अब आगे क्या, सूर्य के बारे में। सूर्य का उच्च ताप किससे मापते हैं, तो सूर्य के उच्च ताप को हम पायरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, पैरोमीटर से मापते हैं। सूर्य के प्रकाश के पौधे को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हेलियोफाइटा। क्या कहते हैं, हेलियोफाइटा। और झीलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो झीलों के अध्ययन को हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, झीलों के अध्ययन को हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं, अब हमको पढ़ना है सोना के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ेंगे, सोना के बारे में पढ़ेंगे। सोना से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे सारे क्वेश्चन इसमें हैं। सोने की शुद्धता को हम किससे मापते हैं, तो सोने की शुद्धता को हम मापते हैं कैरोट से। कैरेट से हम सोने की शुद्धता को मापा जाता है। और 100 ग्राम शुद्ध सोना जो होता है वो आपका 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का आपका 24 कैरेट का आपका शुद्ध सोना होता है। आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि 22 कैरेट का सोना कितने का होता है, तो शायद 18% का जो होता है वो नहीं, 22 कैरेट 75 कितना कुछ ऐसे पूछा जाता है। उसको आगे देखिए होगा तो आपको बताएंगे। सोने की शुद्धता का चिन्ह क्या होता है, तो सोने की शुद्धता का चिन्ह जो होता है उसे हम हॉल मार्क कहते हैं। हॉल मार्क का निशान लगा होता नहीं। अब आजकल तो ऐड भी आते हैं कि आप सोना जहाँ से भी खरीदिए उसमें हॉल मार्क का चिन्ह जरूर लगवाइए। जिसमें लगा हो उसी सोना को आप खरीदिए। तो सोने की शुद्धता का चिन्ह क्या है, हॉल मार्क वाला है। इसमें 24 कैरेट सोना और 2 कैरेट का तांबा होता है। आप शुद्ध सोना से, अगर आपका शुद्ध सोना है तो उससे आप कोई धातु उससे आप कोई चीज़ आप बना ही नहीं सकते हैं सोने की चीज़। उसमें कुछ न कुछ कोई ना कोई धातु उसमें तांबा मिलाया जाता है। जैसे इसमें तांबा मिलाया जाता है, तो अगर 22 कैरेट का सोना है 2 कैरेट उसमें तांबा मिलाया जाएगा, अब जाके उससे आप कोई आभूषण बना पाएंगे। सोना एक्वा रेजिया में घुल जाता है। किसमें घुल जाता है, सोना किसमें घुलता है, एक्वा रेजिया में घुल जाता है, और इसे अम्लराज कहते हैं। एक्वा रेजिया को हम क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया को हम अम्लराज के भी नाम से जानते हैं। देखिए, अब एक्वा रेजिया किससे बनता है, आपके एग्जाम में ये भी आता है कि एक्वा रेजिया किससे किससे मिलके बनता है। तो एक्वा रेजिया जो आपका होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl से मिलके बनता है, और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल से मिलके बनता है। किससे, एक्वा रेजिया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलके बनता है, और नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बनता है HNO। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, HCl हो जाता है, और नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है आपका HNO3 होता है। ठीक है। अब ये किस अनुपात में इसको मिलाया जाता है, इसको मिलाया जाता है HCl और HNO3 को आप 3:1 के अनुपात में इसको आप मिलाते हैं। मतलब अगर आप परसेंट में लेंगे तो 75% आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 25% आपका नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है। आगे क्या है, रसायनों का राजा किसे कहते हैं, तो हम रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। किसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। और इसका सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या हो जाता है, रासायनिक सूत्र है, इसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। रसायनों का राजा कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, और इसका रासायनिक सूत्र होगा H2SO4, और इसे ऑयल ऑफ ब्यूटाइल भी कहते हैं। आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑयल ऑफ ब्यूटाइल किसे कहते हैं,
तो ऑयल ऑफ ब्यूटाइल आपका सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। अब देखिए भारत में सोना कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो भारत में आपके सोना पाया जाता है, सबसे ज़्यादा सोना आपके कर्नाटक में पाया जाता है। और कर्नाटक में कौन कौन सी खानें हैं, तो कर्नाटक में आपकी कोलार की खान पाई जाती और एक हट्टी की खान आपकी सोना की खान हो जाएगी। और अगर विश्व में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में सोना पाया जाता है, और कालगोड़ी और कूलगोड़ी ये दो ऑस्ट्रेलिया में सोने की खाने हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सोने की खाने हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके जियोग्राफी में आपके मिलते हैं। आपके क्वेश्चन ये बनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा ऐसी जगह जहाँ सोने की खाने पाई जाती हैं, तो आपकी कौन सी जगह है, कालगोड़ी और कूलगढ़ी हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे हीरे के बारे में। हीरे का वजन कितना होता है, तो हीरे का जो वजन होता है 1 ग्राम जो होता है वो आपके 5 कैरेट के बराबर होता है। किसके, हीरे का वजन जो होता है 1 ग्राम 5 कैरेट के बराबर होता है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा हीरे का नाम है कुलीनन होता है। कौन सा हीरा है, कुलीनन है, तो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और ये इसका वेट क्या है, इसका वेट है 621 ग्राम इसका वेट हो जाता है। और भारत में सबसे बड़ा हीरा कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा हीरा जो है कोहनीर हीरा है, इसका है 21.6 ग्राम है। कितना है, 21.6 ग्राम है। और भारत में प्रमुख हीरे कौन कौन से हैं, तो भारत में प्रमुख हीरे उनके नाम क्या हैं, एक का महान, मुगल, पीट और लोप। क्या हो जाता है, महान, मुगल, पीट और लोप हो जाता है। अब देखिए अब आगे क्या है, मील के बारे में हम जानेंगे। स्थान की लंबाई को हम किससे मापते हैं, तो स्थान की लंबाई को हम मील से मापते हैं। किससे मापते हैं, मील से मापते हैं। और एक मील में कितना होता है, तो एक मील में होता है 1.60934 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 1.60934। आप मेरे साथ एक बार और दोहराएंगे, कितना होता है एक मील पे, 1.60934 किलोमीटर होता है। और अगर इसे मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में हमारा हो जाएगा 1609 मीटर हमारा हो जाता है। अब नॉटिकल मील क्या होता है, नॉटिकल मील हमारा होता है जल की लंबाई के लिए। जब हम जल की लंबाई को मापते हैं तो हम जल की लंबाई को हम किससे मापते हैं, जल की लंबाई को हम नॉटिकल मील से मापते हैं। तो एक नॉटिकल मील में कितना होता है, एक नॉटिकल मील में होता है 1.852 किलोमीटर होता है। और इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 1852 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1852 मीटर। पैदल किसकी लंबाई होती है, पैदल किससे मापा जाता है, तो समुद्र की गहराई को मापने में हम पैदल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पैदल का प्रयोग करते हैं। और एक पैदल कितना होता है, एक पैदम बराबर होता है 1.828 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 1.828 किलोमीटर। और इसे मीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1828 मीटर होता है। और आपका एक पैदम मतलब 6 फीट भी होता है। चाहे आप 6 फीट कर लीजिए और चाहे अगर आपको किलोमीटर में करना है तो 1.828 हो जाता है, या 1828 आप समझ लीजिए, तो 1828 मीटर हो जाएगा। और अगर आप इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो आप 3 नंबर के बाद आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो आपका किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। नॉट क्या होता है, नॉट का मतलब क्या है, नॉट जो होता है वो समुद्री जहाज की गति मापने के लिए हम नॉट का यूज करते हैं। किसका, नॉट का हम यूज समुद्री जहाज की गति को मापने के लिए करते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहा जाता है। दूरी को हम किससे मापते हैं, तो दूरी को हम पारसेक से मापते हैं, प्रकाश वर्ष से मापते हैं, और खगोलीय दूरी हो जाती है। पहले पारसेक, फिर प्रकाश वर्ष, फिर खगोलीय दूरी। और एक एस्ट्रोनॉट यूनिट, एयू का क्या मतलब होता है, एयू का मतलब होता है एस्ट्रोनॉट यूनिट कहते हैं, मतलब खगोलीय दूरी हम इसे कहते हैं। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी इसको आपको नोट कर लेना है 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। आप ये कह सकते हैं कि 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। और ये लगभग आपका 15 करोड़ के लगभग होता है। या आप अगर 15 करोड़ नहीं वो करेंगे तो आपका 14,95,00,000 किलोमीटर आपका हो जाता है। लेकिन अगर लगभग में आएगा तो आपका ये 15 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश लगभग का मतलब होता है जिसके आसपास हो। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष जो होता है
प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में दी गई निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई निर्वात की चाल को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। किसकी चाल को? निर्वात की चाल को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब देखिए सूर्य की चाल क्या होती है, तो सूर्य की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड स्क्वायर निर्वात में होती है। और हमने एक वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें हमने आपको करवाया भी है। तो सूर्य की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर सेकंड निर्वात में होती है। निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर वायु ना हो, जहाँ पर वायु ना हो उसे हम निर्वात कहते हैं। कांच का कितना होता है? कांच का होता है 2 × 10⁸ मीटर सेकंड। अगर आपको इसे संख्याओं में व्यक्त करना है तो ये आपकी सूर्य की चाल 3 लाख हो जाएगी, 3 लाख किलोमीटर हो जाएगी, और कांच की चाल आपकी 2 लाख किलोमीटर हो जाएगी। नायलॉन क्या होता है? नायलॉन में कितनी चाल होती है? तो नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। लेकिन अगर आपका कभी कभी क्या होता है कि मीटर में आ जाता है या कभी कभी आपका किलोमीटर में आ जाता है। तो जब आपका मीटर में आएगा तो 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा। जब आपका किलोमीटर में आएगा तो ये हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपका 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। जब आपका 12 किलोमीटर यहाँ पे रहे तो आपका वो किलोमीटर में हो जाएगा, और जब आपका 15 में रहे तो आपका क्या हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक में कितना होता है? तो एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या हम इसे कह सकते हैं 3.08 × 10⁻16 मीटर सेकंड होता है। आगे हम पढ़ेंगे जल के प्रवाह व गति को हम किससे मापते हैं? तो जल के प्रवाह या गति को हम क्यूसिक से मापते हैं। किससे मापते हैं? क्यूसिक से मापते हैं। और इसकी इकाई जो होती है क्यूबिट फीट होती है। क्या होती है? क्यूबिट फीट होती है। जल के प्रवाह को, जो जल की धारा होती है उसको हम किससे मापते हैं? क्यूसिक से मापते हैं। अब आगे देखिए, गोताखोर व पर्वतारोही की सिलेंडर में जो सिलेंडर ले जाते हैं तो उसमें कौन कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें 20% जो होती है वो आपकी ऑक्सीजन भरी होती है और 80% आपकी हीलियम भरी होती है। या आपकी 20% उसमें ऑक्सीजन होता है और 20% आपका नाइट्रोजन होता है। तो ठीक है, ऑक्सीजन तो ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजन ही हम लोग लेते हैं, तो इसीलिए गोताखोरों में 20% या तो 20% ऑक्सीजन भरी होगी, 80% हीलियम भरी होगी, या तो 20% आपका ऑक्सीजन भरी होगी और 80% आपका नाइट्रोजन भरी होगी। अब आगे देखिए, जब मनुष्य जब सांस लेता है तो अपने अंदर वही गैस लेता है जो वायुमंडल में पाई जाती है। हम उसी गैस को अंदर लेते हैं जो गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, और जितने प्रतिशत में पाई जाती है उतना ही लेंगे। मतलब ऑक्सीजन जैसे 20% पाई जाती है तो ऑक्सीजन 20% हम लेते हैं, नाइट्रोजन को हम 80% में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम 0.03% लेते हैं। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज़्यादा छोड़ते हैं। लेते हैं तो जितनी वायुमंडल में पाई जाती है उतना तो हम सांस अंदर लेने में उतनी ही गैस हम अपने अंदर लेते हैं। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा छोड़ते हैं। कितना छोड़ते हैं? 4% छोड़ते हैं। देखिए, जब लेते हैं तो हम अंदर कितना लेते हैं? 0.03% जब हम लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर के अंदर लेते हैं। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। अब देखिए, रूट वर्ड हमने आपसे बोला था कि रूट वर्ड हम आपको करवाएंगे। तो रूट वर्ड ये ऐसे वर्ड हैं जो इससे रिलेटेड, इसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हाइड्रोफाइटा हो गया, हाइड्रोमीटर हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि वो किससे रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका हाइड्रो अगर आ जाए तो हाइड्रो का मतलब जल होता है। अब जहाँ भी हाइड्रो आपको दिखे वो जल से रिलेटेड आपका हो जाएगा। ठीक है, हाइग्रो का मतलब क्या होता है? हाइग्रो मतलब होता है आर्द्रता या नमी, इसे आपका हाइग्रोमीटर हो गया। नहीं, फाइटा मतलब क्या होता है? फाइटा मतलब होता है उच्च ताप। क्या होता है? फाइटा मतलब पायरो, फाइटा नहीं सॉरी, पायरो है। पायरो का मतलब होता है उच्च ताप। जैसे हम पायरोमीटर मापते नहीं,
सूर्य के प्रकाश को हम किससे मापते हैं? तो सूर्य के प्रकाश को हम पायरोमीटर से मापते हैं, नहीं। तो इसका मतलब है, पायरो का मतलब होता है जिसका उच्च ताप होता है, उसमें पायरो का प्रयोग किया। फाइटा, फाइटा मतलब क्या होता है? फाइटा मतलब पौधे होता है, जैसे हाइड्रोफाइटा। हाइड्रो मतलब जल होता है और फाइटा मतलब आपका पौधा होता है, तो जल के पौधे को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइटा कहते हैं। लैक्टो, लैक्टो मतलब क्या होता है? लैक्टो मतलब दूध होता है, जैसे आपका लैक्टोमीटर हो गया है, लैक्टोज हो गया, तो लैक्टोबैसिलस हो गया। तो आपका लैक्टो, जहाँ जहाँ लैक्टो आएगा वो आप समझ लेंगे कि आपका दूध से रिलेटेड है। जैसे आपका मानिया हो गया, क्या हो गया? मानिया। मानिया मतलब क्या होता है? मैनिया मतलब होता है तीव्र इच्छा होता है। फोबिया मतलब क्या होता है? फोबिया मतलब भय, डर हो गया। जैसे हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया में हाइड्रो मतलब जल होता है, फोबिया मतलब नहीं, हाइड्रो मतलब जल होता है और फोबिया मतलब डर होता है। तो जो जल से डरे उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाँ। डेमो क्या होता है ये? डेमो मतलब क्या होता है? डेमो मतलब होता है भीड़। क्या होता है? डेमो मतलब आपका भीड़ हो जाता है। और क्रास्ट्रो, क्रास्ट्रो मतलब क्या होता है? बंद जगह। कोई लोग बंद जगह से डरते हैं। जैसे आपका साइनो हो गया, साइनो मतलब क्या हो जाएगा? साइनो मतलब हो जाएगा आपका कुत्ता। साइनो मतलब क्या हो जाएगा? साइनो मतलब आपका कुत्ता हो जाता है, ठीक है। और वोवाइन, वोवाइन मतलब क्या होता है? वोवाइन मतलब आपका गाय हो जाएगा। जीरो मतलब क्या होता है? जीरो मतलब होता है रेगिस्तान, जैसे आपका जीरो फाइटा हो गया। जीरो से मतलब आपका रेगिस्तान हो गया, फाइटा मतलब हो जाएगा, फाइटा मतलब आपका पौधा हो जाता है। तो जीरो फाइटा का मतलब होता है जो रेगिस्तान के पौधे जो होते हैं उन्हें हम जीरो फाइटा कहते हैं। लिथ मतलब क्या होता है? लिथ मतलब आपका चट्टान होता है। हेलो मतलब क्या होता है? हेलो मतलब समुद्री या लवण हो जाएगा। तो आपका जैसे हेलो फाइटा हो गया, तो हेलो मतलब क्या होता है? या लवण वाली, और फाइटा मतलब आपका पौधा फाइटा मतलब आपका पौधा हो जाता है। तो जो समुद्र वाले, जो समुद्र में उगे पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम हेलोफाइटा कहते हैं। लिम्न, लिम्न मतलब क्या होता है? झील। जैसे हमने लिम्नोलॉजी पढ़ा, और लॉजी मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है, नहीं। लॉजिक मतलब होता है अध्ययन होता है, लॉजिस। तो और लिम्न मतलब आपका हो जाए झील, तो झीलों, झीलों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? लिम्नोलॉजी कहते हैं। हेलियोफाइटा, हेलियो मतलब सूर्य हो जाता है। बॉथ मतलब क्या होता है? बॉथ मतलब आपका हो जाता है गहराई। क्या होता है बॉथ मतलब? बॉथ मतलब आपका गहराई हो जाता है, ठीक है। अब आपका क्या हो जाए? वृद्धि। पौधे की वृद्धि मापन को हम क्या कहते हैं? तो पौधे की वृद्धि मापन को हम कहते हैं क्रोस्कोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कोर्कोग्राफ कहते हैं या कोइकोग्राफ कहते हैं, जिसको 1900 ईस्वी में जगदीश चंद्र बसु ने इसकी खोज की थी। तो पौधे की वृद्धि के मापन को हम क्या कहते हैं? कोइकोग्राफ कहते हैं, ठीक है। पौधों के हर भाग में पानी पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो केशिकत्व के कारण पौधे के हर एक भाग पर पानी पहुंचता है। पौधे में जल के पहुंचने को हम क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। और पौधे में खनिज लवण का पहुंचना आपका फ्लोएम होता है। क्या होता है? फ्लोएम होता है। अब अमीटर से हम क्या मापते हैं? तो अमीटर से हम विद्युत धारा का मापन हम अमीटर से करते हैं। अल्टीमीटर से हम क्या करते हैं? अल्टीमीटर से हम विमान की ऊंचाई को मापते हैं। और एनीमोमीटर से हम वायु का वेग को मापते हैं। क्या मापते हैं? वायु के वेग को मापते हैं। अब हमारा अगला जो होगा टॉपिक होगा वो ऊर्जा संरक्षण का नियम होगा। तो हम यहीं से आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी हमारे नए दोस्त जुड़ रहे हों वो वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी आप शेयर करिए। और ये आपका परिवार है, इसको आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी आप ही लोगों की है। प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और इस चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।